हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की नई क्लास में। हम लोगों की शायद ये पहली क्लास होगी केमिस्ट्री की और हम लोग आज से शुरुआत करें केमिस्ट्री की। आप लोग जल्दी जल्दी से जितनी जल्दी हो सके क्लासेस कंटिन्यू लेना शुरू कर दीजिए। आप लोगों को वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगी। और अभी आज की क्लास थोड़ा छोटी होगी, अगली क्लास में हम लोग डायरेक्ट एक टारगेट लेकर चलेंगे कुछ टॉपिक्स को कवर करने की, ताकि हम लोग का सिलेबस अच्छे से और जल्दी ख़त्म हो सके। जल्दी का मतलब केवल हम लोग को जल्दी पढ़ना ही नहीं है, इसको जल्दी से जल्दी हम लोग को समझना भी है, ताकि हम लोग के पास वैसे भी टाइम की बहुत कमी है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहले भी हम लोग तो आज पढ़ने के वाले हैं पहला पार्ट, जिसका नाम है ठोस अवस्था। ठीक है, इसमें ये केमिस्ट्री कक्षा 12 का पहला पार्ट है। इसमें सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि क्या होता है हमारा, कि सबसे पहले आप लोग द्रव के बारे में जानते हो। सॉरी माफ़ करना, द्रव्य, जिसको हम लोग क्या ना कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं भैया। ठीक है, हमारा जो पदार्थ है यानी द्रव, इसको दो भागों में बांटा गया। अगर आपको यहाँ पे पदार्थ की परिभाषा नहीं पता है तो यहाँ पे आप लोग जान लीजिए कि वे सभी वस्तुएं जिनका कुछ आकार हो, सॉरी माफ़ करना, जिनका कुछ द्रव्यमान हो तथा वे स्थान घेरती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब इन्हें दो आधार पर बांटा गया है। एक है भौतिक अवस्था के आधार पर, पहला भौतिक अवस्था के आधार पर, और दूसरा क्या है, इसको रासायनिक अवस्था के आधार पर बांटा गया। तो भौतिक अवस्था के आधार पर अभी हम लोग बात करेंगे। भौतिक अवस्था के आधार पर इसे बांटा गया है ठोस, द्रव और गैस में। किसमें, ठोस, द्रव और गैस। इन्हीं तीनों चीज़ों का हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक, इन्हीं चीज़ों की, तीन चीज़ों की यहाँ पे हम बात करेंगे। अब गैस अवस्था और ठोस अवस्था, ये तीनों अवस्थाएं होती क्या हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ठोस अवस्था क्या होती है। ठीक, ठोस अवस्था ये हम लोग की प्राइमरी क्लास है। कल से हम लोगों को इसके पीडीएफ वगैरह आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है, तो अब अभी तक तो हम लोग पढ़ते थे वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित हो, जैसे पत्थर, ईंट, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें ठोस कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे परिभाषाएं कुछ बदलेंगी। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वे वस्तुएं या वे द्रव, ये वे पदार्थ जिनके अंदर उपस्थित कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत कम हो तथा रिक्त स्थान बहुत कम हो। समझ लीजिए ये कण है। ठीक है, अब इनके बीच, इन दो कणों के बीच अगर कोई दो कण है तो उनके बीच कुछ न कुछ स्थान होते हैं। अगर वो बहुत अत्यंत समीप रखे जाएंगे तो उनके बीच जो स्थान होगा, इसको हम लोग रिक्तिका कहते हैं, ये बहुत कम होगा। ठीक है, और इसी कारण क्या होता है, ठोस के अणु कुछ इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, उनके बीच रिक्तिका बहुत कम होती है, खाली जगह। इसी कारण से ठोस जो होती हैं, इनका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। दूसरी बात, इन दोनों कणों के बीच एक बल कार्य करता है, जिसको हम लोग कहते हैं आंतरा आणविक बल। जिसको क्या कहते हैं, आंतरा आणविक बल के नाम से हम लोग जानते हैं। अब आंतरा आणविक बल, इसमें क्या होगा, इसमें आंतरा आणविक बल क्या होते हैं, ठोसों में प्रबल होते हैं, जिसी कारण से इनके अणु जो होते हैं ये अत्यंत समीप होते हैं, एक दूसरे के अत्यंत समीप होते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, ये एक दूसरे के अत्यंत क्या है, समीप है। ठीक, अब हम बात करते हैं, ठोस अवस्था हो गई हमारी। ठीक है, अब ठोस अवस्था का ही हमें अध्ययन करना है, लेकिन हम लोग यहाँ पे द्रव और गैस की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे द्रव की बात करेंगे। अब द्रव्य और द्रव दो चीज़ों में आप लोगों को बहुत डिफरेंस होता है, इस पे आप लोगों को ध्यान रखना है। नहीं तो कुछ बच्चे यहाँ पे द्रव की जगह द्रव कर देते हैं। द्रव अवस्था में क्या होता है, इसके कण जो होते हैं, इन कणों के मध्य जो स्थान होता है वो थोड़ा, इसके कण जो होते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे होते हैं, मतलब इनके मध्य जो होता है रिक्तिका होती है, लेकिन इतना भी नहीं होती, थोड़ा समीप होते हैं, बहुत अधिक स्थान नहीं होता। और दूसरा क्या होता है, इनके मध्य लगने वाला आंतरा आणविक बल क्या होता है, आंतरा आणविक आणविक जो बल होता है ये अत्यंत कम लगता है। आणविक बल बहुत कम मतलब
कम होता है। किसकी अपेक्षा? ठोस की अपेक्षा इसमें आंतराणविक बल क्या होता है? ठोस की अपेक्षा कम होता है। और इसी वजह से इसका आकार और आयतन दोनों समय के साथ साथ बदलता रहता है। अब आयतन, एक बार बार हम लोग आयतन शब्द की बात सुनते हैं तो आयतन के बारे में कुछ समझ लेते हैं कि अगर हम लोग 1 लीटर जल लेते हैं, 1 लीटर पानी लेते हैं और उसको कुछ इस प्रकार की, समझ लीजिए हमारी एक बोतल है, जैसे अनइम्प्रेसिव है समझ रहा हूँ, लेकिन इस प्रकार की हमारी बोतल है, अगर इसमें हम लोग रखते हैं इसमें पानी कितना आएगा? 1 लीटर, क्योंकि इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 1 लीटर और पूरा भरा हुआ है। तो अभी इसका आयतन कितना होगा? इसका आयतन होगा 1 लीटर। आयतन को हम लोग वॉल्यूम, ठीक है, सेम वी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आयतन कितना हो जाएगा? 1 लीटर। अब इसका आकार कैसा है? जो भी आकार होगा, मान लीजिए ये गोलाकार है, अब इसको अगर हम किसी चौकोर पात्र में डाल देते हैं तो क्या होगा? वहाँ पे इसका आकार बदल जाएगा, लेकिन होगा वहाँ पर भी जल की मात्रा कितनी होगी? 1 लीटर ही जल होगा। तो इसका आकार तो बदल रहा है लेकिन आयतन निश्चित है। इसी वजह से, और इसके अणु जो होते हैं ये थोड़ा दूर दूर होते हैं, इसी वजह से ये क्या कर पाते हैं? गति कर पाते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी दूर तक ये फैल जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग गैस अवस्था की। तो गैस अवस्था में क्या होता है भैया? इसके जो गैस अवस्था में जो इसके कण होते हैं ये अत्यंत दूर दूर होते हैं। गैस अवस्था में जो कण होते हैं अत्यंत दूर दूर होते हैं और इनका मध्य जो आंतराणविक बल होता है ये क्या होता है? नगण्य होता है। नगण्य का मतलब होता है कि लगभग शून्य, ठीक है। इन दोनों कणों के मध्य लगने वाला आंतराणविक बल लगभग शून्य होता है। दूसरी बात, इसके मध्य जो ये अत्यंत जो कण होंगे ये अत्यंत क्या होंगे? बहुत गतिशील होते हैं। क्यों होते हैं? अगर आंतराणविक बल नहीं लग रहा है इन दोनों के मध्य, इसका मतलब इसको कोई रोक नहीं सकता, और अगर कोई नहीं रोक रहा होगा तो ये तो वही बात हो गई, अगर आपको घर से बाहर छोड़ दिया जाए तो आप लोग पहले की तरह नहीं रहेंगे, थोड़ा फ्री हो जाएंगे और इधर उधर घूमते टहलते रहेंगे। उसी तरीके इनके साथ भी हुआ कि इनके मम्मी पापा जो थे आंतराणविक बल, उन्होंने इन्हें त्याग दिया, और त्यागने के बाद क्या हुआ? इसमें जब ऊष्मा दी गई तो आंतराणविक बल क्या हुआ? नगण्य हो गया, और नगण्य होने के बाद ये अत्यंत गतिशील हो जाते हैं। यही कारण होता है कि अगर हम किसी भी गैस को किसी खुले स्थान पर छोड़ते हैं तो वो चारों तरफ फैलना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके कण क्या होते हैं? अत्यंत गतिशील होते हैं। दूसरी बात, इसका आकार और आयतन क्या होता है? अनिश्चित होता है। मतलब अगर हम किसी गोलाकार में इसका गोलाकार कोई भी बाल्टी कुछ भी रख लेते हैं हम, इसमें अगर इस पात्र में, गोलाकार पात्र में क्या रखते हैं? कोई भी गैस रखते हैं तो वो उसका आकार कैसा होगा? गोलाकार होगा। और यहाँ पे आयतन मान लीजिए ये इसमें 5 kg गैस आती हो, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने कितना रखा? सॉरी, 5 लीटर हम मान लेते हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने इसमें 1 लीटर डाला। अब क्या होगा? ये पूरे पात्र में फैल जाएगी, पूरे पात्र में 1 लीटर गैस फैल जाएगी, मतलब इसका आकार भी अनिश्चित है। दूसरी बात, इसका आयतन भी अनिश्चित है। अब इसको अगर हम लोग 10 लीटर में डालेंगे और वो चौकोर पात्र होगा तो भी ये क्या होगा? चारों तरफ फैल जाएगी। तो इसका आयतन और आकार इस वजह से दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। उसका कारण है कि इसके कण क्या होते हैं? अत्यंत गतिशील होते हैं। अब आगे की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे ठोसों के प्रकार के बारे में, ठीक है, ठोसों के प्रकार। और क्लासेस आप लोगों को डेली मिलती रहेंगी। हो सकता है छोटी क्लासेस मिले, हो सकता है आपको किसी दिन बड़ी क्लासेस मिले। अगर आपका कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। और आप लोगों को सारे लिंक नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, सारे भी सोशल मीडिया की, तो आप लोग वहाँ पे जाके भी हम लोग को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी अगर बात शेयर कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो आप वहाँ पे जाके हम लोगों की टेलीग्राम एप्लीकेशंस टेलीग्राम पे जाके वहाँ पे हम लोग आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।